हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास के अंदर हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। देखो, आज जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास के अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। डिटेल स्ट्रक्चर मीन्स उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो किस टाइप से अरेंज्ड होते हैं। क्लियर? अगर टाइम मिला तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को भी आज ही क्लियर करेंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन। देखो बच्चों, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज ए यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। इसको हम यूनिवर्सल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सभी लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये कैसी लेयर है? इट इज ए यूनिवर्सल लेयर है। कैसी लेयर है ये? यूनिवर्सल लेयर है। इसको हम यूनिवर्सल लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑल लिविंग सेल के अंदर मिलेगी, यानी कि इट इज फाउंडिंग ऑल लिविंग सेल, ऑल लिविंग सेल। सभी लिविंग सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, सभी सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आपके इसी चैप्टर के अंदर सेल थ्योरी के बारे में दिया हुआ, जिन्होंने दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। उसमें से एक साइंटिस्ट का नाम था स्वान। कौन से साइंटिस्ट का नाम है? स्वान। तो स्वान जो था, उन्होंने एक्चुअली सेल थ्योरी दी थी। साइंटिस्ट का नाम क्या है? स्वान, जिन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि जो एनिमल सेल्स होती है, उस एनिमल सेल्स की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, वो आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्वान ने क्या दिया था? गिव्स सेल थ्योरी, गिव्स सेल थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी थी? सेल थ्योरी दी थी इन 1838 के आसपास। क्लियर? और उन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर। कैसी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल्स, इन एनिमल सेल। यानी कि एनिमल सेल्स के अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो कैसी लेयर होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्लियर? अब ये आउटर मोस्ट लेयर क्यों है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्योंकि हम सबको मालूम है एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है? अब्सेंट होती है। जैसे प्लांट के अंदर आपको आउटर मोस्ट लेयर कौन सी दिखाई देगी? सेल वॉल। इनसाइड सेल वॉल क्या प्रेजेंट होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी लेयर होती है? आउटर मोस्ट लेयर। और ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था स्वान ने, जब उन्होंने अपनी सेल थ्योरी दी थी 1838 के अंदर। क्लियर? यानी कि अगर हम बात करें, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल, जैसे मैंने कहा कि ये एक एनिमल सेल है, इट इज ए एनिमल सेल्स। तो ये कौन सी सेल बना रहा हूं? ये एनिमल सेल्स बना रहा हूं, इट इज ए एनिमल सेल। ये जो एनिमल सेल्स, ऑब्वियसली बात है एनिमल सेल्स होगी तो यहाँ पे क्या होगा? आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, क्लियर, यही आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगी? इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। क्लियर? अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, क्लियर, यानी कि हम क्या पढ़ने वाले? नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ने वाले? नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं? नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो हम लोगों ने 4 टाइप की लेयर के बारे में पढ़ रखा है, यानी कि परमिबिलिटी के बेस पर मेम्ब्रेन कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जिसमें से सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्रॉस कर सकते हैं। क्लियर? ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दोनों क्रॉस कर सकते हैं इजीली, ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? एग्जांपल जैसे सेल वॉल। सेल वॉल कैसी लेयर है? इट इज ए परमिएबल। दूसरी होती है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल उसको बोलते हैं जिसमें से सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्रॉस नहीं कर सकते। तीसरी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है सॉल्वेंट तो क्रॉस कर सकता है लेकिन सोल्यूट कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। यानी कि कौन क्रॉस नहीं कर सकता? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को सोल्यूट कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल। कैसा नेचर होता है इसका? सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल नेचर होता है। सेमी परमिएबल नेचर, परमिएबल नेचर की होती है। सर व्हाट यू मीन बाय सेलेक्टिव सेमी परमिएबल नेचर? जैसे सुनो, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल नेचर का मतलब ये होता है वो मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्वेंट क्या कर सकता है? गुजर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सोल्यूट ही गुजरे। यानी कि सारे के सारे सोल्यूट को परमिशन नहीं दी जाती क्रॉस करने के लिए, सिर्फ स्पेसिफिक सोल्यूट को ही परमिशन दी जाती है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने कहा कि यहाँ पे एक सोल्यूट है, इस सोल्यूट का नाम है ए, यहाँ पे एक सोल्यूट है, उस सोल्यूट का नाम है बी। तो मैंने कहा ये जो ए सोल्यूट है, ये ए सोल्यूट जो है ये क्रॉस कर पा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? यानी कि ये अंदर भी आ सकता है और ये सोल्यूट बाहर भी जा सकता है। लेकिन ये जो बी सोल्यूट है इसको परमिशन नहीं दी गई है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर सके? क्रॉस कर सके। यानी कि ये बी सोल्यूट कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या नहीं कर सकता? क्रॉस नहीं कर सकता। यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को ही परमिशन देती है कि वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, तो उसका नेचर कैसा होता है? सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल नेचर होता है। यानी कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा नेचर होता है? सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल। अब सुनो अच्छे से, आपके एनसीईआरटी बुक में एक चीज दी हुई, उन्होंने ये बताया था कि अगर आपको डिटेल स्ट्रक्चर देखनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप लोग डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हो। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यानी कि फॉर डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन visible only in detailed structure of plasma membrane visible only in electron microscope। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई है? आपके एनसीईआरटी बुक लिखती है लगभग 1950 ईयर। क्लियर? यानी कि अगर आपको स्ट्रक्चर देखनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट ने केमिकल कंपोजिशन के बारे में पहले ही बता दिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो साइंटिस्ट ने केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करने के लिए किसका यूज किया था? ह्यूमंस की आरबीसी का यूज किया था। व्हाट डू मीन बाय केमिकल कंपोजिशन? कि उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है, यानी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है। क्लियर? जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? यानी कि अगर हम बात करें फॉर स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, फॉर स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसके बारे में केमिकल कंपोजिशन की स्टडी कर रहे हैं?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो हम क्या यूज करते हैं? वी कैन यूज्ड ह्यूमन्स आरबीसी। किसका यूज करते हैं? ह्यूमन्स आरबीसी का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो सर अगर आपको केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करनी है तो ह्यूमन्स की आरबीसी का ही क्यों यूज करते हैं? किसी और सेल का यूज क्यों नहीं कर सकते? हम सब लोगों को मालूम है जब आरबीसी का मैच्योरेशन होता है तो उसके अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं वो आरबीसी क्या कर देती है? लूज कर देती है। यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता किसके अंदर? मैच्योर आरबीसी के अंदर। और यूज क्यों करते हैं? बिकॉज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, बिकॉज मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelle not present in ह्यूमन्स आरबीसी। ह्यूमन्स की जो आरबीसी होती है उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, किसी भी टाइप का कोई सेल ऑर्गेनल आपको ह्यूमन्स की आरबीसी के अंदर देखने को नहीं मिलता। इसलिए केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन्स की आरबीसी का ही यूज करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में केमिकल कंपोजिशन बता के रखा है किसका? ह्यूमन्स की आरबीसी का। यानी कि अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन्स आरबीसी, यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन्स आरबीसी। ह्यूमन्स की आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको लिपिड देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, और किसकी बनी हुई होती है? कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। तो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड लगभग 40% प्रेजेंट होता है। कितना परसेंट प्रेजेंट है लिपिड? 40%। प्रोटीन कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? 60%, सॉरी 52%। कितना परसेंट है? 52%। और कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? 8%। क्लियर? यहां तक चीज समझ में आ रही है सब लोगों को? सर क्या ये जो रेशियो है लिपिड का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, क्या वो सेम रहेगा सभी सेल के लिए? ऐसा नहीं, सेल टू सेल ये कंपोजिशन वेरी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं, एक टाइप का डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो मैक्सिमम प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट होता है। ऐसी अगर मैं बात करूं गोल्जी बॉडी भी एक टाइप का सेल ऑर्गेनल है जो कि सिक्रेशन का वर्क करता है, तो वहां पे भी आपको प्रोटीन सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी? माइलिनेटेड न्यूरॉन की। व्हाट यू मीन बाय माइलिनेटेड न्यूरॉन? ऐसे न्यूरॉन जिस पर क्या प्रेजेंट हो? माइलिन शीट प्रेजेंट हो। और माइलिन शीट किसकी बनी हुई होती है? लिपिड की। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर लिपिड क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं। क्लियर? यानी कि ये जो कंपोजिशन है ये सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के लिए बता के रखा है, ना कि अदर किसी सेल के लिए। यहां तक क्लियर हो रहा है? यानी कि सेल टू सेल ये कंपोजिशन वेरी कर सकता है। अब सुनो, अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? देखो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जो लिपिड मिल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो किस टाइप का लिपिड मिल रहा है, कितने टाइप ऑफ लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ऐसे ही कितने टाइप ऑफ प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, यानी कि उनके टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं।
क्लियर? यानी कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा लिपिड से। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। इसके बाद में हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लिपिड के बारे में, यानी किस टाइप का लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। क्लियर? चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लिपिड। बेटा अगर मैं बात करूं लिपिड की, तो अभी बताया था मैंने, जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लगभग लिपिड 40% प्रेजेंट होता है। यानी कि इन ह्यूमन आरबीसी, इन ह्यूमंस आरबीसी, ये रेशो याद होना चाहिए। इन ह्यूमन आरबीसी 52% लिपिड, सॉरी 40% लिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? यानी कि ह्यूमंस की जो आरबीसी होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगभग कितना परसेंट लिपिड होता है? लगभग 40%। सेल टू सेल ये वेरी कर सकते हैं। क्लियर? अगर हम बात कर रहे हैं लिपिड की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है, यानी कि लिपिड की 2 लेयर से बनी हुई होती है। क्लियर? यानी कि अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिपिड बाइलेयर होती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई? लिपिड बाइलेयर की बनी हुई। जो मेन लिपिड होता है उस मेन लिपिड को बोलते हैं फोस्फोलिपिड। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप का, कौन सा मेन कंपोनेंट है लिपिड का इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो आप बोलोगे सर फोस्फोलिपिड है। यानी कि अगर हम बात करें मेन लिपिड की, मेन लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, मेन लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो कौन सा होगा? फोस्फोलिपिड होगा। वो कौन सा होगा? फोस्फोलिपिड होगा। अब सुनो, फोस्फोलिपिड जो होता है वो एक टाइप का कॉन्जुगेटेड लिपिड है। बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय कॉन्जुगेटेड लिपिड। अगर किसी लिपिड के साथ नॉन लिपिड पार्ट जुड़ा हुआ हो, क्लियर, ऐसे लिपिड की कैटेगरी के लिए, ऐसे लिपिड को हम कॉन्जुगेटेड लिपिड की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं फॉस्फोलिपिड की, यानी कि लिपिड के साथ कौन सा नॉन लिपिड पार्ट जुड़ा हुआ? फॉस्फेट जुड़ा हुआ। क्लियर? लिपिड के साथ कौन सा वाला पार्ट जुड़ा हुआ? नॉन लिपिड फोस्फो, यानी फॉस्फेट। तो ये फॉस्फोलिपिड कौन सी कैटेगरी में आएगा? कॉन्जुगेटेड लिपिड की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? यानी कि फॉस्फोलिपिड कैसा लिपिड है? इट इज ए कॉन्जुगेटेड लिपिड होता है। किस टाइप का लिपिड होता है? कॉन्जुगेटेड लिपिड। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा फॉस्फोलिपिड। तो किस टाइप का फॉस्फोलिपिड होता है? आपके बायोमोलिक्यूल्स में लिखा हुआ है लेसिथिन एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोर कॉमनली मिलता है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए किस टाइप का फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है? लेसिथिन। तो मोस्ट कॉमन कौन सा एग्जांपल है? लेसिथिन। तो लेसिथिन एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है जो कि मोर कॉमनली किसके अंदर मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगा। और लेसिथिन की स्ट्रक्चर हम लोग कहां पे पढ़ेंगे? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो घबराना नहीं है। क्लियर? स्ट्रक्चर हम लोग कहां पे पढ़ेंगे? इसकी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? अब ये जो लेसिथिन है यानी कि फॉस्फोलिपिड, ये कैसे अरेंज्ड है? ये 2 लेयर के अंदर अरेंज्ड है। यानी कि फॉस्फोलिपिड लेसिथिन कैसे अरेंज्ड है?
अरेंज्ड इन टू लेयर, अरेंज्ड इन टू लेयर, दो लेयर के अंदर अरेंज्ड होता है। ये कैसे अरेंज होता है? दो लेयर के अंदर। जैसे डायग्रामेटिकली समझा, मैंने कहा ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, ये एक क्या है बेटा? फॉस्फोलिपिड क्या है? मॉलिक्यूल्स। ये दूसरा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड को हम लोग ऐसे ही सॉ आउट करते हैं, क्लियर? तो ये फॉस्फोलिपिड है। तो ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर हो गई, क्लियर? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिपिड बाइलेयर होती है, यानी कि लिपिड की क्या होती है? दो लेयर होती है। तो ये एक और लेयर होगी, ये एक और लेयर होगी लिपिड की बनी हुई। ये लिपिड की एक और क्या होगी? लेयर होगी। ये लिपिड की एक और लेयर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? इट इज ए लिपिड बाइलेयर। लिपिड की कितनी लेयर है? दो लेयर है, लिपिड बाइलेयर। लिपिड की कितनी लेयर हो गई? लिपिड की दो लेयर हो गई। अब सुनो, अगर मैंने कहा कि ये एक सेल है, ये क्या है? सेल है, क्लियर? तो इस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड कैसे अरेंज्ड है? लिपिड कैसे अरेंज्ड है? टू लेयर के रूप में अरेंज्ड है। लिपिड कैसे अरेंज्ड है? टू लेयर के रूप में अरेंज्ड है। उसमें से भी कौन सा लिपिड है? ये वाला फॉस्फोलिपिड है, क्लियर? यानी कि अगर इस सेल की बात करूं, इस सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। इस सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, और बाहर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? एक फ्लूइड देखने को मिलेगा जो कि एक्वस होता है। साइटोप्लाज्म भी एक्वस मीडियम है, यानी कि लॉट ऑफ वाटर है इनसाइड सेल। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करूं तो सेल के बाहर भी लॉट ऑफ वाटर, क्लियर? चीज समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर हम बात करें, ये जो एक लिपिड है उसके पार्ट क्या क्या है? सुनो, ये जो लिपिड है जिसको मैंने राउंड शेप के अंदर बता के रखा है, इस राउंड शेप वाले पार्ट को हम बोलते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स के हेड रीजन। तो ये जो राउंड पार्ट होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, जो कि एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है, ये क्या होता है? हेड रीजन कहलाता है, क्लियर? ये हेड रीजन फॉस्फेट कंटेनिंग होता है। कौन सा ग्रुप मिलेगा आपको हेड रीजन में? फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। तो ये जो हेड रीजन है ये एक्चुअली क्या है? ये फॉस्फेट है एक्चुअली, क्लियर? और फॉस्फेट जो है एक टाइप का पोलर मॉलिक्यूल्स है, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर के होता है, वाटर लविंग। यानी कि ये जो हेड है ये कैसा बिहेव करेगा? इसका नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। इसका नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, यानी कि ये वाटर लविंग पार्ट होता है। अब ये जो हेड रीजन है, और हेड रीजन कैसा होता है? राउंड पार्ट होता है। तो इस हेड रीजन का जो फेस है वो कहां पे है? अगर इस बात करूं लिपिड मॉलिक्यूल्स के हेड रीजन का जो फेस है वो एक तो आउटर साइड है, और अगर मैं बात करूं इनर साइड की तो अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ, इनर साइटोप्लाज्म की तरफ। यहां तक चीज समझ में आ रहा है? यानी कि हेड रीजन का फेस जो होता है, ये हेड रीजन किस तरफ होता है? आउटर साइड, टुवर्ड आउटर साइड, आउटर साइड, क्लियर? अब अगर हम बात करें कि दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है टेल रीजन। ये होगी टेल, क्लियर? ये वाला जो पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड का, ये वाला क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। ये जो टेल रीजन होती है, ये जो टेल रीजन है, ये एक टाइप का फैटी एसिड है। ये एक टाइप का क्या होता है? फैटी एसिड है। और फैटी एसिड मोस्टली लिपिड ही होता है, क्लियर? मोस्टली क्या होता है? लिपिड ही होता है। तो ये जो टेल है जो कि किसका बना हुआ होता है? फैटी एसिड। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे कि फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो फैटी एसिड होता है वो मोस्ट कॉमनली अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है,
क्लियर। तो ये जो टेल रीजन है ये एक टाइप का क्या है, फैटी एसिड है, जिसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। जिसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब ये होता है कि वो अवॉइड करता है किसको, वाटर को। यानी कि टेल रीजन क्या करेगा, अवॉइड करेगा वाटर को। अब इस डायग्राम को देख करके बताओ ये टेल रीजन किस साइड में पड़ जाएगा। ये इनर पार्ट हो गया या नहीं हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर पार्ट कौन सा है, ये वाला है टेल रीजन। क्लियर। तो ये इसकी पोजीशन अगर हम बात करें तो टूवर्ड इनर साइड, किस तरफ है ये, टूवर्ड इनर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनर पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर पार्ट कौन सा वाला पार्ट होता है, टेल रीजन होता है। और ये वाटर को क्या करता है, अवॉइड करता है। अब सुनो, साइटोप्लाज्म जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है वो भी एक्वस है, और इसके कांटेक्ट में कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, ये हेड रीजन आ रहा है। क्लियर, चीज समझ में आ रहा है। इसी डायग्राम को मैंने बड़ा करके बताया, यानी कि ये तो हो गया बेटा साइटोप्लाज्म आपका, साइटोप्लाज्म मतलब जो कि सेल के अंदर है, और ऊपर के साइड में मैं बना रहा हूं एक्वस मीडियम जो सेल के बाहर है, यानी कि ये हो गया एक्सटर्नल फ्लूइड। ये वाला कौन सा हो गया, एक्सटर्नल फ्लूइड जो कि सेल के बाहर है। ये भी एक्चुअली क्या होता है, एक्वस होता है। तो ये दोनों पार्ट किसके टच में है, हेड रीजन के टच में है, जो कि हाइड्रोफिलिक है। टेल वाला क्या करता है, हाइड्रोफोबिक है, यानी कि ये एक्वस, यहां के वाटर को ये बाहर नहीं जाने देगा, और यहां के वाटर को वो अंदर आने से रोकेगा। यानी कि ये जो टेल रीजन है ये सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को, किससे, फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट से। क्लियर। तो टेल रीजन किस में हेल्प करता है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, हेल्प्स सेपरेट। ये किस में हेल्प करता है, सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट ऑफ सेल, आउटर एनवायरनमेंट ऑफ सेल। सेल के आउटर एनवायरनमेंट से क्या करता है, इसको अलग करता है। यहां तक क्लियर हो रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है सब लोगों को। तो लिपिड हम लोगों ने देखा कि जो लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। और ये फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज्ड है, 2 लेयर के अंदर अरेंज्ड है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है बेटा, लिपिड बाइलेयर होती है। इस फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। हेड रीजन जो होता है वो फॉस्फेट कंटेनिंग होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और किसकी साइड में, टुवर्ड आउटर साइड, यानी कि ये साइटोप्लाज्म की तरफ भी रहेगा इसका हेड रीजन, और आउटर साइड यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ भी रहेगा। टेल रीजन की बात करूं मैं तो वहां पे फैटी एसिड होता है, इसलिए टेल का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। यानी कि टेल किसकी बनी हुई है, फैटी एसिड की बनी हुई है, इसलिए इसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। और टेल जो है वो वाटर को क्या करता है, अवॉइड करता है। यानी कि टेल सेपरेट करेगा, किसको सेपरेट करेगा, साइटोप्लाज्म को, फ्रॉम किससे, आउटर एनवायरनमेंट ऑफ सेल से। क्लियर। तो अब बात करते हैं बेटा एक और लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एक तो मेन लिपिड था कौन सा वाला, फॉस्फोलिपिड। जरा इसको लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। एक और लिपिड है, उस लिपिड का नाम होता है बेटा कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का क्या होता है, स्टेरॉइड लिपिड है। कौन सा लिपिड है वो, स्टेरॉइड लिपिड है। तो सेकेंड नंबर लिपिड एक और पढ़ रहे हैं हम लिपिड की कैटेगरी के अंदर। एक लिपिड की पढ़ा था हमने फॉस्फोलिपिड, दूसरा लिपिड कौन सा है बेटा, दूसरा लिपिड कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है एक टाइप का कैसा लिपिड है, इट इज ए स्टेरॉइड लिपिड। कैसा लिपिड होता है बेटा, ये स्टेरॉइड लिपिड होता है। ये थोड़ा सा रेजिड होता है, किससे, फॉस्फोलिपिड से। यानी कि ये क्या है बेटा, मोर रेजिड है, मोर रेजिड
एज कंपेयर टू, मोर रिजिड एज कंपेयर विथ फोस्फोलिपिड। अगर मैं फोस्फोलिपिड से इसको कंपेयर करूं, फोस्फोलिपिड से क्या करूं मैं, कंपेयर करूं, तो ये क्या होता है बेटा, थोड़ा सा रेजिड होता है। क्लियर। और ये मिलता कहां पे, टेल ऑफ फोस्फोलिपिड। कहां पे मिलेगा, टेल ऑफ फोस्फोलिपिड में मिलेगा। प्रेजेंट टेल ऑफ फोस्फोलिपिड, टेल ऑफ फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड की कहां पे मिलता है बेटा, ये टेल के आसपास मिलता है। जैसे मैंने कहा ये एक फोस्फोलिपिड है। क्लियर। यही सारे फोस्फोलिपिड मिलकर के एक लेयर बना रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही सारे के सारे क्या बना रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर बना रहे हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी लेयर होती है बेटा, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, यानी दो लेयर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्लियर। ये लिपिड बाइलेयर है। तो ये जो टेल रीजन है, इस टेल रीजन में यहां पे क्या प्रेजेंट है, ये यहां पे क्या प्रेजेंट है, इट इज ए कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है, इट इज ए कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है। और कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का क्या होता है, स्टेरॉइड लिपिड होता है, और थोड़ा सा रेजिड होता है, किससे, फोस्फोलिपिड से। तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, ये एक्चुअली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, यही कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्लियर। अब कोलेस्ट्रॉल कौन सी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा, तो एनिमल सेल्स के अंदर क्या नहीं होती बेटा, सेल वॉल नहीं होती। तो एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रॉल। क्लियर। तो ये मैक्सिमम मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा मैक्सिमम इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां पे मैक्सिमम मिलता है। लेकिन प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो कोलेस्ट्रॉल तो नहीं मिलता, लेकिन स्टेरॉइड लिपिड मिलते हैं। क्लियर। यानी कि मैं लिख सकता हूं मिनिमम इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ये कम होते हैं, कम मिलते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, और सेल वॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इसलिए एनिमल के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ये जो लिपिड है, ये सबसे ज्यादा मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने लिपिड पढ़ा। लिपिड जो है वो आरबीसी के अंदर की अगर मैं बात करूं तो 52% के आसपास है। क्लियर। सॉरी 40% के आसपास है। क्लियर। मेन लिपिड मॉलिक्यूल्स कौन सा होता है, फोस्फोलिपिड होता है। और फोस्फोलिपिड कैसे अरेंज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टू लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। क्लियर। फोस्फोलिपिड का एक हेड रीजन होता है और एक होता है टेल। हेड रीजन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। टेल मेनली फैटी एसिड की बनी हुई होती है, उसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। क्लियर। दूसरा अनदर टाइप ऑफ लिपिड हम लोगों ने पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल, जो कि रेजिड है, किसके कंपैरिजन, फोस्फोलिपिड के कंपेयर। क्लियर। और मैक्सिमम मिलता है एनिमल सेल में और मिनिमम मिलता है प्लांट सेल में। फंक्शन की बात करें तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है बेटा, प्रोटीन। के लिए दूसरा कंपोनेंट कौन सा हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन। दूसरा कौन सा कंपोनेंट है बेटा, प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा।
क्लियर। अगर हम बात करें ह्यूमंस की आरबीसी में, ह्यूमंस के आरबीसी में लगभग 52% प्रोटीन होता है, यानी कि ह्यूमंस के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 52%। तो इन ह्यूमंस आरबीसी, इन ह्यूमंस आरबीसी की अगर मैं बात करूं, ह्यूमंस आरबीसी की अगर मैं बात करूं, 52% प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो लगभग कितना परसेंट होता है? 52% के आसपास होता है। क्लियर। ये जो प्रोटीन है ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बेटा? 2 टाइप ऑफ प्रोटीन हम लोग पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने टाइप के प्रोटीन पढ़ेंगे? 2 टाइप। ये 2 टाइप किस बेस पर बनाए हैं कि आप इजीली उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग कर सकते हो उस प्रोटीन को, या फिर नहीं। कुछ प्रोटीन टाइटली बाउंड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और कुछ प्रोटीन लूजली बाउंड होते हैं। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए बेसिस क्या रखा आप लोगों ने इसको डिवाइड करने का? फॉर एक्सट्रैक्शन, डिपेंडिंग ऑन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या फिर नहीं। पहला प्रोटीन हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट प्रोटीन हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये टाइटली बाउंड होते हैं किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है? टाइटली बाउंड है लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी कि ये कंप्लीटली या पार्शियली अम्बेंडेड होते हैं लिपिड बाइलेयर में। यानी कि अगर हम बात करें इंट्रिंसिक प्रोटीन की, दे आर कंप्लीटली या पार्शियली अम्बेंडेड इन लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर, लिपिड की जो बाइलेयर होती है वहां पे ये कंप्लीटली या पार्शियली क्या होते हैं? अम्बेंडेड होते हैं, पार्शियली अम्बेंडेड। क्लियर। जैसे मैंने कहा ये लिपिड का मॉलिक्यूल्स और लिपिड के मॉलिक्यूल्स मिल करके जो लिपिड है वो कौन सा? फॉस्फोलिपिड है। लिपिड की कितनी लेयर बना रहे? 2 लेयर बना रहे हैं। लिपिड की कितनी लेयर बना रहे? 2 लेयर। ये लिपिड बाइलेयर है। तो इसके अंदर कंप्लीटली अम्बेंडेड जो प्रोटीन होगा, पेन मेरे पास अदर कलर का नहीं है इसलिए एक बार इसी से बना रहा हूं, क्लियर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये लिपिड बाइलेयर के अंदर धसा हुआ है, ये प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या है? धसा हुआ है। क्लियर। एक लिपिड के अंदर एक और प्रोटीन बना देता हूं मैं, ये एक और प्रोटीन है। ये लिपिड के अंदर पार्शियली अम्बेंडेड है। कैसा अम्बेंडेड है बेटा? पार्शियली। क्लियर। पूरी तरह से अम्बेंडेड नहीं है, पूरी तरह से धसा हुआ नहीं है। तो ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। अब ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन कंप्लीटली अम्बेंडेड है, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन कंप्लीटली अम्बेंडेड है वो एक टाइप का चैनल की तरह काम करता है। व्हाट डू मीन बाय चैनल? जिसमें से सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इजीली गुजर सके। क्लियर। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो कंप्लीटली, मेनली जो कंप्लीटली अम्बेंडेड है, वो किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज चैनल फॉर पोलर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिस पर चार्ज होता है उनको हम क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, काफी सारे होते हैं। तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मेनली पोलर,
वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और वाटर सोल्यूबल कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। देखो सुनो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन क्रॉस कर सकता है, लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। तो मैंने कहा कि ये लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, क्लियर। लेकिन मैंने कहा एक वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, यानी कि ये कैसा है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। पोलर मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं जो कि चार्ज होते हैं, और ये कैसा है, ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकते। पोलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये सब कुछ, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ये किसकी मदद लेते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन की मदद लेते हैं। इन इंट्रिंसिक प्रोटीन की मदद से ये क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। इसकी डिटेल मैं आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के अंदर समझाऊंगा, क्लियर। लेकिन इतना तो समझ में आया कि काफी सारे इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो कि चैनल की तरह काम कर सकते हैं, जिसमें से पोलर मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, गुजर सकते हैं, जिसमें से पोलर मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं बेटा, गुजर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है, क्लियर। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, सॉरी इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि चैनल की तरह काम करता है, वो पूरा कंप्लीटली अनबेंडेड है, इसलिए ऐसे इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। यानी कि इन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर क्या बोल सकते हो आप, कैरियर प्रोटीन भी बोल सकते हो। इनको आप लोग क्या बोल सकते हो, कैरियर प्रोटीन भी बोल सकते हो, क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स, पोलर सॉलिड मॉलिक्यूल्स इजीली क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन प्रोटीन की मदद से। दूसरा टाइप ऑफ प्रोटीन है बेटा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरा टाइप ऑफ प्रोटीन कौन सा हो गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो कैसा प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये जो प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है, वो कंप्लीटली या पार्शियली अबेंडेंट नहीं होता है, ये सुपरफिशियली अटैच होता है किसके साथ, लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ, क्लियर। जैसे मैंने कहा एक प्रोटीन बना दिया, ये एक प्रोटीन बना दिया, यहां पे एक और प्रोटीन बना दिया, तो ये आउटर सरफेस या इनर सरफेस दोनों तरफ ये प्रोटीन आपको मिलेगी, और इन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्लियर। यानी कि ये क्या है बेटा, लूजली अटैच्ड है, लूजली अटैच्ड, लूजली अटैच्ड, अटैच्ड सुपरफिशियली, सुपरफिशियली ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लिपिड मॉलिक्यूल्स, क्लियर। तो सर इसका फंक्शन क्या है, कुछ एक्सटेंसिंग प्रोटीन के पास में एंजाइमेटिक एबिलिटी होती है, यानी कि कुछ एक्सटेंसिंग प्रोटीन एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, क्लियर। अब कुछ एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी बुक में, जब वो आएगा एग्जाम्पल तब मैं उसके साथ में आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान में रखना, ये जो एक्सटेंसिंग प्रोटीन होते हैं यानी पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, ये क्या रखते हैं, हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्लियर। क्या रखते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी ये लोग रखते हैं। तो हम लोगों ने लिपिड पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक और स्ट्रक्चर कौन सा मिलेगी आपको, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। तो थर्ड कंपोनेंट पढ़ने से पहले इसको आप नोट करो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट कौन सा हम लोग पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट।
नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो मेनली कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, वो होता है ओलिगोसैकेराइड। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को 3 बड़े ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। उसमें से भी एक टाइप होता है बेटा ओलिगोसैकेराइड। क्लियर? अभी डिटेल नहीं ले सकते। क्लियर? ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। क्लियर? यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सिर्फ आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं और लिपिड या प्रोटीन के साथ में अटैच्ड होते हैं। क्लियर? प्रेजेंट आउटर साइड ओनली, प्रेजेंट आउटर साइड ओनली। देखो, एक्सटेंसिव प्रोटीन जो है वो आउटर साइड भी है और इनर साइड भी है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आउटर साइड ही होता है। क्लियर? और किससे अटैच्ड होते हैं? attached with protein and lipid। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि लिपिड के साथ अटैच्ड है, लिपिड के साथ में क्या है? अटैच्ड है। और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन के साथ अटैच्ड है। क्लियर? इन दोनों को नाम दिया है एनसीईआरटी बुक में। जो प्रोटीन के साथ अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और जो लिपिड के साथ अटैच्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं हम उसको? ग्लाइकोलिपिड। तो 2 टाइप के मिलेंगे आपको कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोटीन के साथ अटैच होगी उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। मेनली जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, क्लियर, ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, यानी कि ये हेल्प करते हैं, हेल्प सेल टू सेल रिकॉग्नाइज्ड, हेल्प इन रिकॉग्नाइजेशन सेल टू सेल, हेल्प्स रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइजेशन सेल टू सेल। एक सेल दूसरे सेल को पहचान सकती है। जैसे एग्जांपल, फर्टिलाइजेशन के टाइम स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होते हैं। क्लियर? तो स्पर्म जो है अपने एग को पहचान लेगा और एग जो है अपने स्पर्म को पहचानेगा। यानी कि किसी दूसरे स्पीशीज का स्पर्म दूसरे स्पीशीज के एग को फ्यूज नहीं कर सकता। यानी कि ह्यूमंस का जो स्पर्म होता है वो सिर्फ ह्यूमंस के एग को ही फ्यूज करता है। यहां तक चीज समझ में आ रही है सब लोगों को? तो वो स्पर्म और एग एक दूसरे को पहचानते कैसे कि वो सेम स्पीशीज के हैं? क्योंकि उनके ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि ये रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। तो एट टाइम फर्टिलाइजेशन, अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन के टाइम, एट टाइम फर्टिलाइजेशन वेयर स्पर्म एंड एग, sperm and egg recognized to each other, recognized to each other, एक दूसरे को पहचानते हैं। क्लियर? दूसरा एग्जांपल आप लोग ले सकते हो बेटा, एंटीजन जो आरबीसी पर प्रेजेंट होती है वो एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्लियर? ग्लाइकोलिपिड भी होते हैं कुछ, लेकिन मेनली एंटीजन कौन सा होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो आरबीसी एंटीजेंस, आरबीसी एंटीजेंस यानी ए बी की एंटीजेंस की बात कर रहा हूं। यानी कि हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो ए वाले ब्लड को हम कभी भी बी का ब्लड नहीं देते, क्योंकि वहां पे एंटीजेंस मैच नहीं होते। ए एंटीजेंस वाले ब्लड ग्रुप को हम सिर्फ और सिर्फ ए एंटीजेंस वाले ब्लड ग्रुप को ही दे सकते हैं। क्लियर? तो सेल टू सेल रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ मिलेंगे ग्लाइकोलिपिड भी, ग्लाइकोलिपिड भी, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच्ड है उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। ये एनर्जी के सोर्स होते हैं। नॉर्मली अगर ग्लूकोज नहीं है तो सेल ग्लाइकोलिपिड का यूज करके अपने लिए एनर्जी बना सकते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? सोर्स ऑफ
एनर्जी है। तो आज की क्लास के अंदर हमने केमिकल कंपोजिशन को जाना कि लिपिड के अंदर किस टाइप का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किस टाइप का लिपिड मिलेगा, किस टाइप के प्रोटीन मिलेंगे और किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। क्लियर? उनके थोड़े बहुत फंक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक मॉडल दिया हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और उसके फंक्शन, इन दोनों को हम लोग क्लियर करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। थैंक यू एवरीवन, बाय।